Hazrat Umar's caliphate, I want you to have a quick look at what is required in Hazrat Abu Bakr's caliphate. ठीक है, इसमें आपके पास इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर एज अ कैलिफ ये डिटेल में आपको रिक्वायर्ड है, और अगर अक्टूबर नवंबर में कोई अपेयर हो रहा है तो उसमें इसके एक्सपेक्टेशंस भी हैं, एंड डेफिनेटली आपके मई जून के अंदर भी इसके एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट हजरत उसामा's एक्सपीडिशन, या हम इसको एक्सपीडिशन टू सीरिया भी कहते हैं, ये भी हमने डिस्कशन, और ये भी आपके पास वहां पे क्या है रिक्वायर्ड उसमें आ जाता है. ओके, आफ्टर दिस वी मूव टू द टॉपिक ऑफ, अच्छा ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई एक्सपीडिशन टू सीरिया वाज इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस्ड अबाउट इट, और ये कैमरे which is talking about account of expedition to Syria and connected with account of expedition to Syria के साथ जो दूसरी चीज है वो election as a caliph and expedition to Syria, ये मिला के 10 मार्क का क्वेश्चन आया. ऐसा भी हो सकता है कि खाली एक्सपीडिशन टू सीरिया आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि खाली इलेक्शन ऐसा पूछा जाए, अभी तक नहीं आया. इलेक्शन 3 इलेक्शंस एक साथ पूछे जा सकते हैं, चारों इलेक्शंस पूछे जा सकते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, आपको मिला के 10 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा. और सबसे ज्यादा डिटेल किसकी इलेक्शन में, एक्चुअली 3 इलेक्शंस में डिटेल है, एक में नहीं है, वो है हजरत उमर की कैलिफेट. तो आज हम डिस्कस भी करेंगे उसमें डिटेल क्यों नहीं है, वो हमारी आज डिस्कशन में आ जाएगा. लेकिन जो इलेक्शंस की डिटेल है, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, आपको परफेक्टली आना चाहिए. ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं उसको क्विकली मूव डाउन कर रहा हूँ. आगे हजरत अबू बकर की कैलिफेट में हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे. क्या क्या थे? दैट वाज रिफ्यूजल टू पे ज़कात, और क्या था? एपोस्टेसी मूवमेंट, इसमें हम वॉर अगेंस्ट एपोस्टेसी भी कहते हैं, और वॉर अगेंस्ट एपोस्टेसी का एक और नाम भी है. कैन एनीवन रिमेंबर दैट नेम? रिफ्यूजल टू पे ज़कात, वॉर अगेंस्ट एपोस्टेसी ट्राइब्स, एपोस्टेट ट्राइब्स के लिए एक वर्ड है. these wars are also known as, गर्ल्स का नाम भी होता है, लड़कियों के नाम से मिलता हुआ नाम है, दैट इज रिदा वॉर्स एक्चुअली. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपको वहां पे रिदा वॉर्स लिख देता है तो दिस इज सेम एज एपोस्टेसी. व्हाई इट्स रिदा वॉर्स? क्योंकि ये मुर्तद होने से वर्ड निकला हुआ है, और जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उससे रिलेट कर रही है. तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. अगर अगेन आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है, कोई चीज क्लियर नहीं है, आप बाद में पूछ भी सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक था दैट वाज फॉल्स प्रॉफिट्स. 10 mark का क्वेश्चन ऑन ऑल फॉल्स प्रॉफिट्स, और इट इज गोइंग टू बी मुसैलमा अलोन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन, जो कि आपको क्या होना चाहिए, क्लियरली आना चाहिए, प्लस द बैटल ऑफ यमामा. जब भी आप फॉल्स प्रॉफिट प्रिपेयर करते हैं, यू नीड टू मेक श्योर who was that specific false prophet, उसका बैकग्राउंड, प्लस हजरत अबू बकर की स्ट्रेटजी अगेंस्ट हिम, was he able to defeat him or not, या अगर उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो आपने भी उस चीज को क्या करना है, वहां पे कवर करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट इज अगेन, ये तो वही क्वेश्चन आ गया फॉल्स प्रॉफिट्स के ऊपर. ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, 2 दफा एक ही डिटेल्ड आंसर आपके पास अवेलेबल है. दिस इज अबाउट फॉल्स प्रॉफिट मुसैलमा एंड द वॉर फॉट अगेंस्ट हिम, दैट इज ऑफ कोर्स. यहाँ बच्चे यमामा और यरमूक मिक्स अप कर देते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है दिस इज यमामा. यरमूक हजरत उमर की कैलिफेट में पढ़ेंगे, नाम आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक वे माइंड में रखना है जिससे आपने उसको प्रिपेयर करना है. ठीक है, हजरत अबू बकर की कैलिफेट के 10 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए. अब कैम्ब्रिज ने 1-2 नए स्टाइल के क्वेश्चंस लॉन्च किए हैं, राइट एन अकाउंट ऑफ द वे अबू बकर लेड हिज एम्पायर, या राइट एन अकाउंट ऑफ द वे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एडमिनिस्ट्रेटेड हिज एम्पायर, वो वहां पे आएगा. अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट एन अकाउंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ हजरत अबू बकर, सपोज अगर अचीवमेंट ऑफ हजरत अबू बकर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि हजरत अबू बकर की अचीवमेंट्स में क्या क्या लिखा जा सकता है. ये फाइल से अचीवमेंट ऑफ हजरत अबू बकर 10 मार्क का क्वेश्चन है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. Yes, Abdul Anan, can you repeat again? Expansion आ रहा हूँ, वो भी है अचीवमेंट में. Okay. वालेकुम सलाम. अच्छा, can you think about other achievement of Hazrat Abu Bakr? Preservation of Quran. Compilation of Quran. ठीक है, आप लेकिन again I will suggest आप सीक्वेंस में जाएंगे. आपने हजरत अबू बकर के एक्शन अगेंस्ट एक्सपीडिशन टू सीरिया, फिर उसके बाद डीलिंग विद अपोस्टेट ट्राइब्स, डीलिंग विद द रिफ्यूजल टू पे ज़कात, डीलिंग विद फॉल्स प्रॉफिट्स, और फिर उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ कुरान. ये सारा आएगा, प्लस एक्सपेंशन भी आएगी. हजरत अबू बकर की एक्सपेंशन का टॉपिक अभी नीचे आ रहा है, मैं उसको भी ये क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी कैम्ब्रिज पूछ रहा है. गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु टू एस्टैब्लिश हिज कैलिफेट. ऑफ कोर्स यू नीड टू कवर मल्टीपल थिंग्स. आउटलाइन है, you can see each line has a topic which needs to be developed. Suppose अगर आप देखें थर्ड लाइन के अंदर he sent the expedition to Syria, briefly explain होगा. उसी के आगे आप देखें maintain the unity and solidarity of the Muslim Ummah by dealing with the uprisings. ये दूसरी achievement है. uprisings तीनों आ जाएंगी. कौन कौन सी आएंगी? false prophet, refusal to pay zakat and
apostasy movement. ठीक है, उसके बाद details of expedition to Syria under Osama bin Zaid could be given as a part of the development of Qur'an. फिर उसके बाद ये false prophets आ गए, सारा डिस्कशन हो गया. आखिर में आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर इज आल्सो गोइंग टू बी एडेड. अभी तक मैंने आपको हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट्स यहाँ पे नहीं शो किए, ना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए. उसका रीजन ये है कि जब मैं आपको हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तो वो ही पॉइंट्स मोस्टली यहाँ पे यूटिलाइज होंगे. वो एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे ब्रीफली हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन बस डिस्कस होगी. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, विच इज इजी क्वेश्चन, एंड इसकी डिटेल ऑलरेडी ऊपर भी मेंशन हो चुकी है. If you are talking about campaigns during Hazrat Abu Bakr's caliphate, Cambridge में campaigns पे नोट अभी तक नहीं आया है. Imagine अगर Hazrat Abu Bakr की caliphate में क्वेश्चन आता है campaigns का, ये टॉपिक किधर जाएगा? कैंपेन इन ओमान, बहरैन, यमन, ये तीनों कैंपेन्स कहाँ चली जाएंगी? apostasy मूवमेंट के साथ जाएंगी. Why it's connected with apostasy movement? उसका रीजन थोड़ा सा गौर करें. आप देखें ओमान के अंदर पॉइंट क्या मेंशन हुआ है, कैंपेन इन ओमान हज़रत अबू बकर ने क्यों डील की है. लुक एट द सेकंड लाइन, बल्कि फर्स्ट से देखें. द रूलर हैड एक्सेप्टेड इस्लाम इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस्लाम ले आया, उसके सक्सेसर्स ने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? थर्ड लाइन, एपोस्टेसाइज. तो ये टॉपिक किधर जाएगा? एपोस्टेसी मूवमेंट में. जब आप हज़रत अबू बकर डीलिंग विद एपोस्टेसी मूवमेंट करेंगे, कैंपेन इन ओमान भी उधर ऐड होगा, कैंपेन इन यमन भी उधर ऐड होगा. कैंपेन इन यमन वाज ड्यू टू द सपोर्ट फॉर फॉल्स प्रॉफिट. कौन सा फॉल्स प्रॉफिट का सपोर्ट था? असवद अंसी. और आपको पता है असवद अंसी बिलोंग फ्रॉम यमन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हज़रत अबू बकर टुक एक्शन, ताकि वहां पे उसके स्टिल कुछ जो सपोर्टर्स हैं उनको डील किया जा सके. क्या यमन, बहरैन, एक और ऊपर रह गया, सॉरी बहरैन ऊपर है, बहरैन, ओमान, ये अपोस्टेसी मूवमेंट है, और ये किस पे जाता है? फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर. तो ये तीनों कैंपेन्स कनेक्ट हो रही हैं ऊपर की अपराइजिंग्स के साथ. वहां पे आपके डिस्कशन में हुआ था. ठीक है. अब did Hazrat Abu Bakr expanded the empire or not? We need to know briefly about that one. Again, ये भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. The way Hazrat Abu Bakr led his empire, तो इसमें इनकी briefly expansion policy आ जाती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि why did Hazrat Abu Bakr fight against Persians? Persians के अगेंस्ट हज़रत अबू बकर ने फाइट क्यों की? क्या रीजंस हो सकते हैं पर्शियंस के साथ लड़ाई करने के? वैसे why do you think? सामने नजर ही आ रहे हैं. Look at the causes here. हज़रत अबू बकर started action against Persians. प्रॉफिट की लाइफ में पर्शियंस के अगेंस्ट कोई वॉर हुई? कोई वॉर मुसलमानों की? बैटल ऑफ बदर, ओहद, ट्रेंच, हुनैन, कोई बैटल जो पर्शियंस के अगेंस्ट हुई हो? नो बैटल एक्चुअली. During the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was no war. रोमन्स के अगेंस्ट हुई है. कौन कौन सी हुई है रोमन्स के अगेंस्ट प्रॉफिट की लाइफ में? मौता. और दूसरी एक प्लान थी, वो थी तबूक, लेकिन नो वॉर वाज देयर. और थर्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी को जो डिस्पैच किया था, जो भी हमने डिस्कस भी की, वो थी एक्सपीडिशन टू सीरिया. एक्सपीडिशन टू सीरिया ये प्रॉफिट ने डिस्पैच किया था, तो वो रोमन्स के अगेंस्ट है. प्रॉफिट की लाइफ में पर्शियंस के साथ कोई वॉर नहीं हुई है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हजरत अबू बकर हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट पर्शियंस. तो दे आर द रीजंस. अगर आपसे कैम्ब्रिज 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई डिड मुस्लिम्स टेक एक्शन अगेंस्ट पर्शियंस या व्हाई डिड दे फाइट अगेंस्ट पर्शियंस, तो आपके पास ये रीजंस वहां पे आ जाते हैं. ठीक हो गया. तो 4 मार्क से भी हेल्प करेगा, और शायद आपको 10 मार्क के क्वेश्चन में भी हेल्प करे कि व्हाई डिड मुस्लिम्स स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पर्शियंस. होली प्रॉफिट का लेटर जो है ना, टेयर किया था पर्शियन लीडर ने. अगर आप लेटर टू किंग्स की बात करें, और उसके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर की डिसरिस्पेक्ट की थी, और बाद में उसकी अपनी एम्पायर ही डिस्ट्रॉय हो गई थी because of his own successors fought against him. और अगेन फॉल्स प्रॉफिट्स को पर्शियन सपोर्ट कर रहे थे. हजरत अबू बकर हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम. अब एक बैटल जो पर्शियंस के अगेंस्ट हजरत अबू बकर की कैलिफेट में हुई है, दैट इज बैटल ऑफ काजिमा. बैटल ऑफ काजिमा का दूसरा नाम क्या है? लिखा हुआ क्या नाम है? बैटल ऑफ चेन. बैटल ऑफ चेन आपने लाजमी करनी है अगर आप हजरत अबू बकर की कैलिफेट कर रहे हैं. इराक के अंदर अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, पर्शियंस के अगेंस्ट बात करते हैं, तो बैटल ऑफ काजिमा खाली करने. ठीक है. और भी बैटल्स हैं छोटी छोटी सी वहां पे आ जाती हैं. हजरत अबू बकर की कैलिफेट में एक्चुअली बैटल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अदर देन यमामा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हजरत अबू बकर की कैलिफेट में बैटल ऑफ चेन्स पढ़ेंगे. बैटल ऑफ चेन्स में कमांडर जो है खालिद इब्न वलीद हैं. रीजन क्या था? बैटल के अंदर स्ट्रेटेजी क्या? व्हाई इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ चेन्स? क्योंकि जो एनिमीज थे उन्होंने अपने आप को चेन के साथ टाई किया हुआ था. व्हाई डू यू थिंक दे हैव टाइड? ताकि भाग नहीं सकें. एग्जैक्टली. लेकिन वो पॉलिसी उनको उलट अपने ही नुकसान पड़ गई, बिकॉज दे हैव टू रन अवे, एंड एज दे वर टाइड all of them fell down and they all got damaged. You can see here Hormuz was the commander.
he was killed in the battle and thousands of his men were taken as prisoners because they were not able to run away, क्योंकि वो chains जो थी वो they were bound to that one and many of them were massacred, they were killed actually at that moment. So this is a brief discussion about battle of chains. अगर आप अबू बकर की कैलिफेट में किसी बैटल को करते हैं, यमामा के अलावा बैटल ऑफ चेन्स है, दो और बैटल्स हैं, मैं आपको वो नीचे फर्दर बता रहा हूँ. कैंपेन इन वेस्टर्न इराक आप करना चाहें कर सकते हैं. इराक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वेस्टर्न इराक एक्चुअली सऊदी अरेबिया से टच हो रहा है. ईस्टर्न इराक आपका ईरान वाली साइड पे आ जाता है. मुसलमानों ने पहले ईस्टर्न इराक पे भी एक्शन किया और वेस्टर्न इराक के ऊपर किया. तो ईस्टर्न इराक में दैट वाज बैटल ऑफ कासिमा, और ये आपका जो है वेस्टर्न इराक है. इसमें अगर आप चाहें तो ये रीड कर सकते हैं, इतनी जरूरत नहीं है. सेकंड बैटल व्हिच वी नीड इज कैंपेन इन सीरिया ड्यूरिंग हजरत अबू बकर साल. इससे पहले भी मुसलमान जा चुके हैं हजरत अबू बकर की कैलिफेट में सीरिया में. वो कहाँ गए थे? एक्सपीडिशन टू सीरिया. एक्सपीडिशन टू सीरिया हुआ था, दैट वाज जस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ सीरिया. बाद में हजरत अबू बकर ने दोबारा आर्मी डिस्पैच की टू फाइट अगेंस्ट सीरियंस, और वहां पे ये मुस्लिम कमांडर्स हैं. अगर आप देखें इनके नाम आपके सामने आ जाते हैं, अमर बिन आस, यजीद बिन अबू सुफियान, शुराबिल बिन हसन, अबू उबैदा बिन जर्रा एंड खालिद इब्न वलीद. ये 3-4 डिफरेंट कमांडर्स जिन्होंने एक्शन लिया कि साइड पे रोमन्स, क्योंकि रोमन्स के साथ प्रॉफिट की लाइफ टाइम से ही वॉर शुरू हो चुकी है. तो ये उसी बैटल का कंटिन्यूएशन है. और मुसलमान बसरा कैप्चर कर चुके थे और मुसलमान रीच डमास्कस. जब मुसलमान डमास्कस के पास पहुंचे तो हजरत अबू बकर की डेथ की न्यूज आ गई और मुस्लिम आर्मी ने उधर ही जो है वो पॉज कर दिया था. जी अब्दुल हनान. सर जो है ऊपर आपने जो दिखाया उस पे लिखा हुआ था कि ईच आर्मी के पार्ट पे 7,000 मैन थे और नीचे लिखा हुआ कि ईच लीडर डिस्पैच विद 9,000 मैन. वो हो सकता है माइनर डिफरेंस हो कहीं पे, 1 मिनट में चेक कर लूं. नहीं, दैट इज खालिद इब्न वलीद मार्च विद 9,000 और बाकी लीडर जो थे वो 7,000 थे. ठीक है. तो वो जो ईच लिखा हुआ है वो ऊपर 4 कमांडर्स जो है ना उनके लिए 7,000 है. और अगेन इसमें माइनर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको बुक्स में भी मिल सकता है. और जो हजरत खालिद इब्न वलीद थे उनकी आर्मी ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट कमांडर्स को डिस्पैच किया गया. सीरिया इस वक्त आज वाला सीरिया नहीं, इट वाज अ ग्रेटर सीरिया और बहुत बड़ा एरिया था. और मुसलमानों ने डिफरेंट डायमेंशन से अटैक शुरू किए. बसरा पहले कैप्चर किया मुसलमानों ने एंड मुस्लिम्स रीच डमास्कस. डमास्कस इज द कैपिटल, जिसे हम दमिश्क कहते हैं. जी जी सर, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा के चैलेंजेस अबू बकर के आते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव? हजरत अबू बकर के ऊपर ज्यादातर जो है ना चैलेंजेस पे और एक्सपीडिशन टू सीरिया इलेक्शन पे आते हैं. हजरत अबू बकर की बैटल्स पे आई थिंक एक क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, लेकिन ज्यादातर हजरत अबू बकर का जो है ना चैलेंजेस प्लस एक्सपीडिशन टू सीरिया इलेक्शन पे ही क्वेश्चन आता है. और ये जो मैं बैटल्स आपको बता रहा हूँ इट्स जस्ट अ बैकअप, और ये आपको हजरत उमर की कैलिफेट में हेल्प करता है. हजरत उमर की कैलिफेट में इन्हीं दोनों डायमेंशंस में हमने एक्सपेंशन शुरू किया. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके सर. जी जी सो जो चैलेंजेस होते हैं उसमें हम लोग कंपाइलेशन ऑफ कुरान लिख सकते हैं? नहीं, उसमें आपने कोशिश करनी है सक्सेसेस में उसको लिखना है, अचीवमेंट्स में लिखना है. चैलेंजेस में आपके हज़रत अबू बकर के मेनली आता है फॉल्स प्रॉफिट, रिफ्यूजल टू पे ज़कात एंड अपोस्टेसी मूवमेंट. ठीक है जी सर. ओके. अच्छा, सर्विसेज और अचीवमेंट्स में आप कंपाइलेशन ऑफ कुरान लिखेंगे वैसे भी लाजमी. अच्छा, अब हमारे पास सीज ऑफ डमास्कस पे मैंने आपको बताया. जी जी सर, लेकिन जब हमने स्कूल में टेस्ट दिए थे उसमें कहते हैं कि कंपाइलेशन ऑफ द कुरान इज कंपल्सरी, कि हमने मतलब कि उसमें डालना होता है चैलेंजेस के अंदर और अचीवमेंट्स में. चैलेंजेस में आई थिंक ऐसा नहीं है, अब डिपेंड करता है टीचर अपनी मार्किंग स्कीम में. लेकिन कैम्ब्रिज का आप इस तरह का मॉडल क्वेश्चन देखें तो उसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं है, लेकिन आप अगर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है. एंड इट इज नो डाउट मी गोइंग टू बी कनेक्टेड विद. अब क्यों लिखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ. चैलेंजेस में जब आप बैटल ऑफ यमामा लिखते हैं ना तो बैटल ऑफ यमामा के एंड पे कंपाइलेशन ऑफ कुरान आता ही है. यू गॉट द पॉइंट. ये इस वजह से लिखवाया था, आपकी टीचर एक्सपेक्ट करती हैं. ठीक है, तो वो इसके साथ रिलेट कर रहा है. ये फातिमा या सॉरी सलमा, सॉरी यस आई थिंक सलमा, राइट? यस यस सर. सर ये सारे नोट्स जो हैं आपकी कोई बुक है? मैंने बुक भी है, हार्ड कॉपी में एकेडमी में अवेलेबल है. और वैसे मैंने आपको सॉफ्ट एक टॉपिक का भेजा था, ये वाला भी मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, ओके, ऑलराइट. चलो, अच्छा, अब आप वापस आ जाते हैं. ये तो क्वेश्चन क्योंकि कैम्ब्रिज में अगर हम पेपर में देखें तो कैंपेन्स और वॉर्स पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ. अगर आता भी है तो आपको ये 2 बैटल्स आई एम श्योर दे विल बी वेरी मच इनफ फॉर यू पीपल. सीज ऑफ डमास्कस जो है ना, यहाँ मुसलमान पहुंचे हुए थे. इट वाज द कैपिटल, द सेंटर. और उसी वक्त न्यूज आई कि हजरत अबू बकर डाइड. जब कैलिफ की डेथ हो जाती है
मुस्लिम आर्मी वहीं पे हॉल्ट कर देती है, रुक जाती है. तो आर्मी स्टॉप देयर और मुस्लिम आर्मी वेटेड फॉर द न्यू कमांडर इंस्ट्रक्शन. हज़रत अबू बकर की कैलिफेट में ये बैटल्स हैं. कितनी बैटल्स मैंने आपको बताया? एक तो यमामा आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि यमामा विद कंपाइलेशन ऑफ कुरान एक अकेला 10 मार्क का क्वेश्चन है. सिमिलरली मुसलमा कनेक्टेड विद यमामा, वो भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, और यमामा अकेले भी 10 मार्क का क्वेश्चन है. इट कुड बी आस्क्ड इन दैट वे. और एक दफा कैम्ब्रिज ने आई थिंक यरमूक एंड यमामा दी हुई हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. 2 डिफरेंट कैलिफेट की बैटल्स में, तो अपने माइंड में इस तरह का क्वेश्चन रखना है. इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव डिटेल्स अबाउट इट. अब आ जाते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन हजरत अबू बकर के आए हुए. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भी बीच में मेरे ख्याल में उमर ने और हलीमा ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग हजरत अबू बकर अचीवमेंट, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आउटलाइन नजर आ जाएगी. पॉसिबली आपका क्वेश्चन इधर ही डायरेक्ट आंसर भी हो जाए. एक क्वेश्चन था अकाउंट ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय हजरत अबू बकर. अब इस क्वेश्चन को आपने प्लान करना कि टेकन बाय हजरत अबू बकर टू एस्टैब्लिश हिज कैलिफेट. इसमें मेरी कोई अपनी वर्डिंग नहीं है, ये कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम है एंड एक्सपेक्टेशंस है. अब इस क्वेश्चन के अंदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट हज़रत अबू बकर's election as a caliph and speech first. Then you are going to talk about his steps by expedition to Syria and all of these things. Then you are going to talk about dealing with apostate tribes. यहाँ पे अगर आप देखें और नीचे false prophet refusal to pay zakat इसने फोकस किया हुआ है. And they also mentioned कि आपने यहाँ पे administrative steps भी mention करने की administration हज़रत अबू बकर. मजलिस शूरा वगैरह आगे हम हज़रत उमर की कैलिफेट में भी डिस्कस करेंगे. ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है. और फर्दर अगर आप देखें यहाँ इसने कंपाइलेशन ऑफ कुरान मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं पर्सनली कहता हूँ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज कैलिफेट, लाइक द वे ही एस्टैब्लिश हिज कैलिफेट. लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ही कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान, और हज़रत अबू उमर का आइडिया पे उन्होंने कुरान को क्या किया, कंपाइल किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो 4 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स में आपने कुरान लाजमी लिखना है. और अचीवमेंट्स में बाद बच्चे क्या करते हैं, खाली शुरू कर देते हैं फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर और पूरे 2 पेजेस के बाद याद आता है हैव टू राइट मोर. अब आपके खाली फॉल्स प्रॉफिट पे आपने 3 पेज का भी नोट लिख दिया ना अचीवमेंट्स के अंदर, यू वोंट बी एबल टू गेट मोर देन 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लेन इन दैट वे कि अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन आपने बनाना है, या किसी ने अगर अपोस्टेसी मूवमेंट पे रिफ्यूजल टू पे ज़कात पे बहुत डिटेल ऐड कर दी और बाकी पार्ट आपका मिस आउट हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये रिक्वायरमेंट आपके सामने. यस, समवन इज आस्किंग. सर मैं अपने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर. जी कर ले, बिल्कुल कर. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें हजरत अबू बकर की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आप सेकंड लाइन में देखते हैं यहाँ पे, तो एक मिनट, ओके, अगर आप सेकंड लाइन में यहाँ पे देखें तो यहाँ चला गया. इट इज सेड दैट हज़रत अबू बकर डेमोक्रेटिक स्टेट, पहली बात आ गई. दूसरी चीज अगर आप देखें कंसल्टेशन, शूरा सिस्टम जो है. तीसरी चीज जो आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू कुरान. ये हज़रत अबू बकर के ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं. और फर्दर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये यूनाइटेड द मुस्लिम उम्मा इन द क्रिटिकल सिचुएशन, जिसके अंदर आपका फॉल्स प्रॉफिट, रिफ्यूजल टू पे ज़कात और अपोस्टेसी मूवमेंट के पॉइंट्स अगेन दोबारा आ जाते हैं. और यहाँ कुरान आपने लाजमी मेंशन करना है, स्टैंडर्ड सॉरी कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ कुरान. अगर आपने यहाँ कुरान एज ए कंपाइल्ड बुक इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु. ओके, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है 4 मार्क का, ये ऊपर भी डिस्कस हो चुका है, द सिग्निफिकेंस ऑफ डीलिंग विद द फॉल्स एंड अपोस्टेट ट्राइब्स. अब ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था, ये मैंने अनफॉर्चुनेटली थोड़ा हाईलाइट नहीं हुआ होगा, आपके पास हैंडआउट में ये हाईलाइट आप कर सकते हैं. डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ यमामा एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान. कंपाइलेशन ऑफ कुरान पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है. फर्क क्या है? पेपर 1 में कंपल्सरी क्वेश्चन है और पेपर 2 में कैलिफेट के क्वेश्चन में आता है. और कैम्ब्रिज के 2 साल के पेपर ऐसे हैं जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन जो पेपर 1 में आता है, रोल ऑफ अबू बकर एंड उस्मान इन द कंपाइलेशन ऑफ कुरान. तो ये 10 मार्क्स में पेपर 1 में आता है क्वेश्चन 2 के अंदर, और डेफिनेटली पेपर 2 में भी आ सकता है क्वेश्चन 3 और 4 के अंदर. तो ये वहां पे आ सकता है कि कुरान क्यों कंपाइल किया हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उस्मान ने जो स्टैंडर्डाइज किया, तो वो भी आपको डिटेल वहां पे आनी चाहिए. ओके, हज़रत अबू बकर गॉट द टाइटल. यस सर, तब ये पेपर 1 में आता है तो बैटल ऑफ यमामा की डिटेल्स तो नहीं लिखनी ना? नहीं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखनी है आपने पेपर 1 में. वहाँ पे सिर्फ वर्क ऑन कंपाइलेशन है. नो डाउट यू विल राइट अ ब्रीफ 3-4 लाइंस अबाउट द लॉस ऑफ द हुफाज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग. बाकी डिटेल नहीं चाहिए, वो डिटेल ये आपका पार्ट ऑफ हज़रत ये पेपर 2 में आएगा. बाकी हज़रत अबू बकर को जो टाइटल मिला है as-सिद्दीक का, उसके रीजंस आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने, डेवलप करने. दैट इज आल्सो नो डाउट वन ऑफ द मेन पॉइंट व्हिच यू विल बी कवरिंग हियर इन इट. और उसके बाद फर्दर अगर हम आते हैं व्हाई डू वी थिंक अबू बकर. अच्छा, अभी कैमरे ने क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, मुझे यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा.
ये तो इस तरह पूछा हुआ है ना, और एक जगह उसने पूछा बट डू यू थिंक डीलिंग विद द फॉल्स प्रॉफिट वाज मोर इम्पोर्टेंट और अपोस्टेट ट्राइब्स, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपका ओपिनियन है, आप कह सकते हैं बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और रीजंस दे रहे हैं। और कोई बच्चे कह सकते हैं नहीं फॉल्स प्रॉफिट को साथ डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वही अपोस्टेसी मूवमेंट और रिफ्यूजल टू पे ज़कात को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो इफ दे विल बी डन प्रॉपर्ली ऑटोमेटिकली बाकी मूवमेंट्स भी कंट्रोल हो सकती हैं, बट जस्टिफाई एंड गिव रीजन, आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे आ भी जाएगा। Why do you think Abu Bakr was determined to challenge the tribes who refused to pay zakat? What was the reason in the mind of Hazrat Abu Bakr? Why he was doing that one? तो वो आपने यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अब ये आगे जो मैं आपसे बात कर रहा था क्वेश्चन, in your opinion, what was more important, defeating the false prophets or fighting tribes? This is you who is going to decide it, and your reasons are going to be there, but genuine और valid reasons होने चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, मैंने डिफरेंट वेज से इस आंसर की आउटलाइन मेंशन की हुई। जी यस हनान, अब्दुल हनान। रिफ्यूजल टू पे ज़कात। हाँ अच्छा, अब आप रिफ्यूजल टू पे ज़कात पे भी जा सकते हैं, आप फॉल्स प्रॉफिट पे भी जा सकते हैं, आप दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके रीजन स्ट्रांग होने चाहिए। वैसे मैंने कुछ सजेशंस यहाँ पे मार्किंग स्कीम से आइडियाज यहाँ पे ऐड किए मैं। अब देखें आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, सम कैंडिडेट्स मे आर्ग्यू दैट द बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इस तरह से आंसर करना आसान है। आपके पास एक रीजन आ जाएगा व्हाई फॉल्स प्रॉफिट वाज नेसेसरी, और दूसरा रीजन आ जाएगा रिफ्यूजल टू पे ज़कात के अगेंस्ट। तो आपके एक एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके मार्क्स बेटर कर देता है। और अगर आप एक साइड पे जाते हैं, सपोज आप कहते हैं कि फॉल्स प्रॉफिट ज्यादा जरूरी था, तो 1 पॉइंट व्हाई फॉल्स प्रॉफिट वाज नेसेसरी एंड 1 पॉइंट यू मे राइट के जो रिफ्यूजल टू पे ज़कात वाला ग्रुप है इतना डेंजर नहीं, वालेकुम सलाम, तो आप उस तरह से भी उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हजरत अबू बकर की कैलिफेट थी। इस हैंडआउट में कैमब्रिज में जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका क्वेश्चन विद मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वी डिस्कस मोस्ट ऑफ इट इन द प्रीवियस क्लासेस। आई जस्ट वांटेड कि एक दफा मैं इसको गो थ्रू कर दूं बिफोर आई मूव टू हजरत उमर कैलिफेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर 2 का, वो कल कंप्लीट हुआ है। अगर स्टिल किसी को वहां पे कोई कंफ्यूजन है, क्यूरी है, पूछ भी सकता है। स्पेशली थीम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको उस वक्त ये क्वेश्चन 3 और 4 में आता है। अब हम राइटली गाइडेड कैलिप्स करें, पेपर 2 क्वेश्चन 3 या 4 में आता है। कभी ऐसा भी होता है नहीं, हाँ ये चॉइस क्वेश्चन होता है। पेपर काफी कैम्ब्रिज के ऐसे हैं जिसमें 2 क्वेश्चन कैलिफेट से। बाद बच्चे ना कैलिफेट एक रिस्क लेके छोड़ के जाते हैं, कैलिफेट पे कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज भी बताऊंगा एंड पे, कुछ क्वेश्चन है तो चारों कैलिप्स को कंबाइन करके आते हैं। अभी जैसे मैंने आपको हिंट दी इलेक्शंस, चारों का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है इलेक्शन एज अ कैलिफ, तीनों का मार्टायरडम का आ सकता है और आया हुआ है एक्चुअली। तो हजरत अबू बकर, कैम्ब्रिज की क्वेश्चन की वर्डिंग है अबू बकर इज द ओनली कैलिफ हु डाइड अ नेचुरल डेथ, गिव एन अकाउंट ऑफ द मार्टायरडम ऑफ द रिमेनिंग 3, ऐसे करके उसने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब आपको मार्टायरडम के ऊपर नोट आना चाहिए। उसमें भी 2 चीजें पूछते हैं, why and the way they got martyred, कि क्यों मार्टायर हुए and the way they got martyred। जैसे हजरत उमर के ऊपर एक पर्शियन स्लेव ने अटैक किया, हजरत उस्मान के ऊपर जो है वो रेबल्स ने अटैक किया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर खारिजाइट्स ने अटैक किया। तो वो आपसे वहां पे पूछता है रीजन प्लस द वे दे गॉट मार्टायर्ड, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कंबाइंड बनता है चारों की एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैम्ब्रिज में आस्क द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ दीस कैलिफ्स, और आ चुका है क्वेश्चन बाय द वे। इस दफा मई जून में हम बच्चों को इस दफा गेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन दे रहे थे, नहीं आया, तो अपकमिंग पेपर्स में उसके भी चांसेस हैं। वो मैं एंड पर डिस्कस करूंगा जब हम चारों कैलिफ्स कवर कर लेंगे। ओके, मूविंग टू हजरत उमर कैलिफेट। हजरत उमर की कैलिफेट में 3 ही टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, लेकिन एक टॉपिक के सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। हजरत उमर की कैलिफेट में इलेक्शन पे डिटेल्स इतनी ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और मैं इसमें सजेस्ट करूंगा अगर आप हजरत उमर की इलेक्शन एज अ कैलिफ पढ़ना चाहते हैं तो हम्माद इब्न निशाद की बुक का जो हजरत उमर का टॉपिक है, फर्स्ट पेज पे अच्छी डिटेल वहाँ पे है। मैं मोस्टली उसका जो पिक्चर है वो स्कैन करके शेयर कर देता हूँ क्योंकि उस बुक में उसकी थोड़ी सी अच्छी डिटेल ऐड हुई हुई है। बाकी हजरत उमर का इलेक्शन अगर आपको नहीं भी डिटेल पता, यू डोंट हैव टू वरी। हजरत उमर की कैलिफेट में आपको सिर्फ फोकस करना है वॉर अगेंस्ट पर्शियंस, वॉर अगेंस्ट रोमन्स जिसे हम बाइजेंटाइंस कहते हैं, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर। अगर आपको ये 3 टॉपिक्स आ गए हजरत उमर की कैलिफेट में, और कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हीं 3 में सबसे ज्यादा डिटेल है। अब स्टार्टिंग विद हजरत उमर इलेक्शन एज अ कैलिफ, थोड़ा सा समझ लें, फिर हम वॉर्स की तरफ आते हैं। और हम एक दिन में 2 बैटल से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। हजरत उमर का जो इलेक्शन एज अ कैलिफ हुआ है, दैट वाज नॉमिनेशन बाय हजरत उमर, हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर ने अपनी लाइफ में डेथ से पहले एक दफा अपनी विल लोगों के सामने रखी, एंड ही सेड आई वांट उमर टू बी नेक्स्ट कैलिफ। और कंसीडरिंग दैट
he consulted the companions. जब companions से consultation हुआ और उन्होंने accept किया तो हजरत अबू बकर ने हजरत उस्मान से अपनी विल लिखवाई and he asked to write down the will कि मेरी डेथ के बाद उमर मेरा recommended या nominated कैलिफ है. लेकिन ये इनफ नहीं होता. अगर कैलिफ की डेथ हो गई, अब नेक्स्ट कैलिफ चूज करने के लिए खाली उस कैलिफ की मर्जी नहीं है कि आपने सक्सेसर बना दिया एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड. नो, जो काउंसिल होती है, जो शूरा होती है, फिर वो वोट करती है. तो व्हेन हजरत अबू बकर डाइड, हजरत उमर के फेवर में वोटिंग हुई एंड हजरत उमर गॉट अपॉइंटेड एज अ कैलिफ. मैंने आपको हमाद बिन निशात की बुक का आपको रेफरेंस दिया, उसने वहां पे हजरत उमर की स्पीच की ना वर्डिंग बड़ी अच्छी लिखी हुई है. तो आई पर्सनली वांट द स्टूडेंट कि उस स्पीच की वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए. थीम उसका ये है, अबू बकर इज नो मोर अमंग अस. He has done what he has done, like to take the Muslim boat जो है ना ship, उसको different rough surface sea से निकाल के he brought it to the safe area. Now it's our duty to bring it to further destinations पे लेके जाना. तो वो wording हजरत उमर की जो है वो बड़ी एक अच्छी wording है. Plus he said follow me if I am right and set me right if I am wrong, जो हजरत अबू बकर की भी स्पीच में आता है. तो वो आप wording अगर आंसर में लिखते हैं तो you will have a better beginning of your answer whenever you are talking about Hazrat Umar's election as a guest. हजरत अबू बकर की विल थी, बाद में हजरत उस्मान ने वो विल लिखी, वो विल अनाउंस हुई. हजरत अबू बकर की डेथ के बाद वोटिंग हुई, हजरत उमर गॉट इलेक्टेड. हजरत उमर के लिए एक टाइटल यूज किया जाता है जो पहले नहीं यूज होता था, दैट इज कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन, द लीडर ऑफ द फेथफुल कह लें और द कमांडर ऑफ द फेथफुल. ये टाइटल हजरत उमर को आई थिंक बसरा या कूफा के लोगों ने दिया. हजरत उमर ने अपनी काउंसिल से पूछा कि what is that like type of title. They said कि this is the good title, you can accept it. And finally इजमा के बाद हजरत उमर accepted this title. So instead of caliph और खलीफा he became more famous as अमीरुल मोमिनीन. तो वो भी आप अगर चाहे ऐड कर सकते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ जरूरत नहीं है. असल ऊपर कैवियस ये टाइटल है तो उमर ने इस्तेमाल नहीं किया था तब हजरत अबू बकर को कहा था कि वो कंपाइल करे कुरान को. नहीं, ये उस वक्त आई थिंक नहीं यूज हुआ. आप जब बुक देखेंगे ना, ये टाइटल एक्चुअली हजरत उमर को ऑफर मिला था, तो फिर उसके बाद ये यूज में आना शुरू हुआ. ये मेरा ख्याल है बसरा या कूफा के लोगों ने टाइटल दिया था हजरत उमर को जब वो लेटर लिखते थे, जब वो बिल. तो बाद में जितने भी मुस्लिम कमांडर्स हैं उनके लिए यूज होता रहा वो. ठीक है, अमीरुल मोमिनीन ये आप सही कह रहे हैं, ये हजरत उस्मान के लिए यूज हुआ, अब्दुल हन्नान. अगर आपको हजरत हुज़ैफा बिन यमान की स्पीच पढ़ते हैं, जब उन्होंने यूनाइट करने कहा था, उन्होंने कहा था ओ लीडर्स ऑफ द फेथफुल, तो वो हजरत उस्मान बाद में आए ना, तो वो टाइटल सेम आगे कंटिन्यू हुआ है. ठीक है, तो वो वहां पे आएगा बिल्कुल. अच्छा, अब आ जाते हैं वॉर्स में. अब वॉर अगेंस्ट पर्शियंस में 5 वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उन 5 में से 4 ऐसी हैं जो 10 मार्क में अकेले एग्जाम में आई हुई हैं. वो कौन कौन सी हैं? वी हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक हियर. नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं आई, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, कैम्ब्रिज की थोड़ी सी अब हिस्ट्री जो है वो खतरनाक किस्म की होती जा रही है. छोटे छोटे बैटल्स को वो 10 मार्क्स में देना उन्होंने शुरू किया है. नवरत इज नेवर आस्क्ड इन 10 मार्क क्वेश्चन इवन एज अ पार्ट ऑफ अ 10 मार्क क्वेश्चन. पहली बात तो इसको तो हम फिलहाल साइड पे रखते हैं. जसर, देखिए पूरी डिटेल है, ये जसर चल रही. ठीक है, मैं उसकी डिस्कशन पे भी आता हूँ. जसर कंबाइंड विद बुवैफ, ये अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन है. मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया, उसमें की वर्ड्स हैं जो आपके आंसर के अंदर लाजमी होने चाहिए. तो जसर कनेक्टेड विद बुवैब, ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद कादसिया अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन है. मेरे हैंडआउट में कादसिया पे 2 नोट्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है. नीचे मैंने एडिशनल इसलिए दिया था क्योंकि कादसिया पहले 2 बैटल्स एक साथ आई थी 10 मार्क्स में, तो थोड़ा ब्रीफ था. फिर कैम्ब्रिज ने अकेले 10 मार्क में दे दिया, तो आई एडेड दिस डिटेल देयर. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. इसमें थोड़ा सिर्फ इशू है कि पैराग्राफिंग नहीं और हाईलाइट नहीं किया है, तो ये आपको मुश्किल लग रहा होगा देखने में. बट इफ यू हाईलाइट इट द की पॉइंट्स ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स इजियर. मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ. और उसके बाद आगे आ जाती है निहावन. निहावन पहले हम इतना से लिखवाते थे 1 2 3 4 5 6 लाइन. कैम्ब्रिज ने 2023 मई जून के पाकिस्तानी वेरिएंट में अनएक्सपेक्टेडली 10 मार्क्स में दे दिया. वो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था और इट केम एज ए 10 मार्क क्वेश्चन. तो इस इशू की वजह से ये हमाद बिन निशात की बुक का मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया और ये मॉडल आंसर है, बैटल ऑफ निहावन. मैं भी इसकी तरफ आ रहा हूँ, दिस इज आंसर ऑफ निहावन. तो हमें अपने आंसर्स को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ा, डेवलप करना पड़ा. 4 बैटल जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे पर्शियंस के अगेंस्ट. निहावन सबसे आखिर में आएगी, उससे ऊपर आ जाती है कादसिया और ये 2 नोट्स कादसिया के ऊपर हैं, और उससे ऊपर आती है बुवैब और उससे पहले आती है जसर. जसर बहुत आसान है, सिर्फ आपको ना मेन चीजों पे फोकस करना है. अरबिक लैंग्वेज में जसर या जिसर कहते हैं ब्रिज को. तो जसर मलिक फहद और जसर मलिक फहद मींस मलिक फहद ब्रिज. तो ब्रिज अरबिक वर्ड है
اور یہ بیٹل ایکچولی برج کے ہی سے ریلیٹ کر رہی ہے and that's why this battle became Jasser. We are talking about Muslims wars against Persians. یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ابھی جتنی بیٹلز ہم پڑھیں گے آج بھی, پاسبلی کل بھی, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس تک ہمیں یہی بیٹلز کرنی پڑے, کیونکہ میں بیٹلز کو تھوڑا سا اسپلٹ کر دوں گا, اس کے ساتھ ایک آرٹیکل یا کوئی ایزی ٹاپک ساتھ سٹارٹ کروں گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے بیٹلز کو یاد رکھنا سمجھنا آسان ہے. بیٹل آف جسر اینڈ بویب آر ویری ایزی, تو اس لیے میں آج ایک ساتھ دونوں پڑھا رہا ہوں, دونوں لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مسلم آرمی جو تھی, کمانڈر اس کا جو تھا, وہ مسلم آرمی کا کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ. سیکنڈ لائن میں آپ کو نام ملے گا, یہ ان کا پورا نام ایکچولی حضرت ابو عبید الثقفی, ناٹ ابو عبیدہ بن جرح. بعض بچے مکس اپ کر دیتے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جرح نہیں ہے, یہ حضرت ابو عبید الثقفی ہیں. اور جو پرشین کی آرمی تھی, اٹ واز لیڈ بائی بہمن, ٹھیک ہے. دے آر دا کمانڈرز نیمز. یہ آپ کے سامنے آ گیا, من سامنے آ گیا. اب مسلم آرمی اور پرشین آرمی دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہیں, بیچ میں ریور یوفریٹس ہے جسے ہم دریا فرات کہتے ہیں, عراق کے اندر. اب مسلمز ہیو ٹو, پہلے انہوں نے پرشین نے مسلمز کو چیلنج کیا, پھر مسلمانوں نے پرشینز کو چیلنج کیا کہ کون برج کراس کرتا ہے, اور فائنلی مسلم کمانڈر نے چیلنج اور ڈیئر ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ دے ہیو ٹو کراس دا ریور. ریور یوفریٹس وہاں پہ ڈیپ تھا اور کافی وائڈ تھا, آپ سوئمنگ کر کے اتنا ایزیلی وہاں سے کراس نہیں کر سکتے. مسلمانوں نے وہاں پہ ایک ٹیمپرری وہ برج بنایا بورڈز کا, بورڈز کو ٹائی اپ کیا اور اس کے اوپر برج بنایا. ایک اس کا ہائپوتھیٹیکل آپ امیج دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اس پکچر پہ غور کریں تو آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہے کہ ہاؤ اے ٹیمپرری برج واز بلڈ. یہ بورڈز کھڑی ہوئی ہیں پیرالل, ایک ساتھ بندھی ہوئی ہیں, جو نارمل ووڈن بورڈز ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر سے ایک ٹریک بنایا ہوا ہے ٹیمپرری, تاکہ اس کو آپ کیا کر سکیں, کراس کر سکیں. یہ مسلمانوں نے ٹیمپرری ایک برج بنایا اور مسلم نے کراس کر لیا, ریور کو کراس کیا. اور جو فرسٹ ٹائم مسلمان اپوزٹ سائڈ پہ گئے تو they were shocked because for the first time they saw Persian war elephants there. پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے لیکن they were not expecting کہ opposite side پہ اتنے بڑے بڑے war elephants ریڈی ہوں گے and مسلم آرمی جو تھی اس کے لیے چیلنج ہوگا. اب مسلمان واپس بھاگ کے آ سکتے تھے, آ تو سکتے تھے, لیکن نہیں آئے. کیوں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی, سوچ رہے ہیں ایسے تکا لگا. The bridge was cut down by a soldier, so Muslims do not lose faith. مسلم سولجر نہیں, یس مسلم سولجر نہیں, جیسے مسلمانوں نے برج کراس کر لیا اس برج کو کٹ کر دیا بورڈز کے. اب کیوں کیا؟ تاکہ بہادری سے لڑیں, کوئی واپس بھاگنے کا نہیں سوچے, لیکن یہ پالیسی الٹ پڑ گئی اور مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا بجائے اس کے واپس جانے کا, کیونکہ مسلمانوں کے پاس اب ریور میں بھی سوئم نہیں کر سکتے, جمپ نہیں کر سکتے, اور آپشن نہیں ہے. اینیمیز کے ساتھ آپ لڑ بھی رہے ہیں بٹ یو ول لوز یور لائف, کیونکہ اتنی اسٹرانگ اینیمی ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. یو کین سی ہیئر مسلم کمانڈر جو تھے نا, پہلے پیراگراف کے اینڈ پہ دیکھیں, حضرت ابو عبیدہ آرڈرڈ دا ہارس رائڈرز, بیکاز ہارسز آگے نہیں جا رہے تھے, بیکاز دے ور فیلنگ لائک ہیونگ اے فیئر آف دا ایلیفینٹس. تو مسلم کمانڈر سیڈ لیو دا ہارسز اینڈ واک آن یور, اب فٹ پہ جائیں اور لڑیں. He himself was fighting and he got trampled. I think he got martyred, even he came under the feet of one of the elephants there. So commander got martyred, many people got martyred. میں نے اوپر مسلم آرمی نہیں مینشن, میں نیچے آ رہی ہے, نیچے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو آؤٹ آف 9,000 مسلم آرمی only you can say 5,000 survived, I think. یہ دیکھیں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے, اوریجنل فورسز 9,000 تھی, 3,000 survived generally, 2,000 ادھر ادھر سے بچ کے واپس آئے, اور 2,000 سمندر میں ریور میں ڈوب کے ڈیتھ ہو گئی, اور 2,000 بیٹل فیلڈ میں. تو 4,000 تو پیورلی مسلمانوں کی ہاف آرمی ادھر ہی لوز ہو گئی اس بیٹل کے اندر. اب مسلمانوں نے آرمی کو بچایا کیسے, اسٹریٹجی کو تھوڑا سا سمجھیں. جب حضرت ابو عبیدہ کی ڈیتھ ہوئی, آپ نیچے دیکھیں, although the Muslim fought bravely, اور یہ سارا نیچے جا رہا ہے, اور یہ بورڈ کا بھی کٹنگ آ گئی. نیو مسلم کمانڈر, 4th لاسٹ لائن ہے یا 5th لاسٹ لائن ہے, حضرت مثنہ. What did he do? ان کو پتا تھا واپس تو جانا ہے, کیونکہ there is no way کہ مسلمان پرشینز کو اس سچویشن میں ڈیفیٹ کر سکے. تو he decided, انہوں نے کیا کیا, آدھی آرمی کو پرشینز کے ساتھ جنگ میں بزی کیا, اور کچھ آرمی کو ٹاسک دیا کہ جو بورڈز اسکیٹر ہو گئی ہیں اس کو ری بلڈ کیا جائے دوبارہ. تو ایک بورڈ پہ جا کے باقی بورڈز کو لانا, it's a big effort. Then they tied it, they made a bridge again, and Muslims were forced to return back again. So then he managed to return back. He was the new commander, حضرت مثنہ. حضرت عمر کو جب یہ نیوز پہنچی, حضرت عمر did not ask the army to stop fighting. He prepared another army supporting the same army, and they both went again. یہ کون سی ہے؟ October 634. November 634, Muslim army was back again at the same place.
to fight with the Persians. Instead of accepting the defeat and instead of leaving that mission there, they were back again. और इस दफा मुस्लिम कमांडर ने ऑपोजिट पॉलिसी रखी and he dared the Persians to cross. जब पर्शियंस क्रॉस करेंगे, वॉर एलिफेंट्स लेके नहीं आ सकते बोर्ड के ब्रिज के ऊपर. जब वो आर्मी यहाँ पहुंची, मुसलमानों ने इस दफा उनका वो कट कर दिया ब्रिज ताकि वो भाग ना सकें. And then the fierce battle was there and the Persians were defeated this time. And then Muslims were able to cross. This is Battle of Buwaib. ऊपर कमांडर बहमन था, कुछ बुक्स में ऊपर रुस्तम भी लिखा हुआ है. That is fine as well. Both were there. Second battle के अंदर पर्शियन कमांडर था, that was Mehran. तो Mehran was killed in this battle and Muslims were victorious. और मुसलमानों के कमांडर इसमें कौन है? हजरत मुसन्ना है. And that is a big victory, क्योंकि एक इतना बड़ा सडन चैलेंज फेस करके आपने डिफीट किया, तो ये मुसलमानों के लिए भी एक तरह से encouragement था. And they were able to defeat the Persians there. ये दो battles कैम्ब्रिज में combine होके 10 मार्क्स में 2024 के किसी पेपर में आएंगे. 2023 में तो I told you निहावन, 2024 में बल्कि 2024 में बुवैब और कादसिया आई थी. उससे पिछले किसी ईयर में यहाँ पे लिखा होगा. I think there is a question bank जिसमें ये अपडेट हुआ है, तो मैं आपको साथ बता दूं ये क्वेश्चन कब और कैसे आया हुआ है. यहाँ देखें अगर आप 2024 में यूं आया हुआ, ये देखें अगर आप गौर करें 2024 में सेकंड क्वेश्चन है बुवैब एंड कादसिया. कैन यू सी दिस? तो 2024 में बुवैब और कादसिया आया हुआ है, ठीक है. और उसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं 2024 में बुवैब और कादसिया, और नीचे अगर आए तो निहावन भी आया हुआ है. वो मुझे नजर नहीं आ रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ. वही 2022 लास्ट में, बिल्कुल मई जून 2022, राइट अबाउट द बैटल ऑफ ब्रिज एंड बैटल ऑफ बुवैब. ये अभी जो हमने आज डिस्कशन किया, ये वो आंसर उस क्वेश्चन का, ठीक है. तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया. बुवैब और ब्रिज आपको डिफरेंट ईयर्स में दोबारा नहीं, सारी बैटल्स हजरत उमर की कैलिफाइड की, और मोस्टली यू कैन सी दे आर अबाउट पर्शियंस एक्सेप्ट बैटल ऑफ यरमूक. यरमूक जो है ना, ये किधर चली जाती है? रोमन्स की तरफ चली जाती है. चाहे कादसिया है, चाहे नेहावंद है, चाहे ब्रिज है, बुवैब है, ये सारा पर्शियंस के अगेंस्ट है. और ये सारी वॉर्स हो रही हैं इस वक्त इराक के अंदर. और इराक जो है मुसलमानों के पास ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के कंट्रोल में है. वी विल स्टॉप द डिस्कशन एट दिस बैटल. और मैं हैंड आउट भी आज शेयर कर दूंगा. आई थिंक मैंने पहले भी एक दफा शेयर किया था ग्रुप में. आई विल रीशेयर इट अगेन. और अगेन दे आर नॉट द ओनली आंसर, दे आर नॉट द फाइनल आंसर्स. यू कैन गो विद मोर पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कहीं भी चीजें कट भी कर सकते हैं. और कैम्ब्रिज कोई ना कोई नया क्वेश्चन भी लॉन्च करता है, बट दे आर मोस्टली कवरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन सीआई एग्जाम्स, ठीक है. तो आपको ब्रिज की भी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी. नंबर ऑफ खाली रीड कर लें, और अगर आप नंबर ऑफ डिटेल में रीड करना चाहते हैं, अगेन हम्माद इब्न निशात की बुक में अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है. वहाँ पे आई थिंक 7-8 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन है. कमांडर उसमें खालिद इब्न वलीद थे, और मुसलमानों ने बड़ी इजी. ये हिरा जगह वही है जो आपने पहले देखा होगा जब अबू बकर की कैलिफेट में आपको बता रहा था. वहां से मुसलमानों ने कंटिन्यू किया मिशन, जो है अबू बकर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. ईस्टर्न और वेस्टर्न इराक की जो कैंपेन थी, काज़मा वगैरह, सारा ये वहीं का कंटिन्यूएशन है. हजरत उमर ने उसी वॉर को, पॉलिसी को क्या किया, कंटिन्यू किया. यहाँ तक हम इसको आज क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है. सो डन फॉर टुडे. वी विल रिज्यूम इंशाल्लाह इन द टुमारो क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. वो टेस्ट में